नमस्कार साथियों, KRS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस YouTube चैनल पर हम पॉलिटी का जो सेगमेंट है या पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्लासेस नियमित तौर पर अपलोड कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना चैप्टर रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वो प्रस्तावना रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बेसिक्स बात करें तो संविधान सभा की समितियाँ, संविधान निर्माण की प्रोसीजर्स और संविधान के जो स्रोत हैं उन टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है या उनके बारे में पढ़ लिया है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखें तो संवैधानिक विकास नाम का चैप्टर भारतीय संविधान के अंतर्गत आना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन जैसा पिछले 2 साल के अंदर ये परिवर्तन आया है विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उस चैप्टर को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं मानते हुए भारतीय इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। इस वजह से भारतीय संविधान का जो अब बेसिक शुरुआत है वो संविधान सभा से ही शुरू करी जाती है, या हम यूँ कह सकें कि कैबिनेट मिशन से शुरू की जाती है। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो प्रस्तावना पर केंद्रित रहने वाली है। आज की क्लास का जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एक दिवसीय एग्जाम की बात करें या वो सिविल सेवा एग्जाम की बात करें, चाहे वो राजस्थान के दृष्टिकोण से कंडक्ट करी जाने वाली परीक्षाएं हो या केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के अंदर उसकी इक्वल वैल्यू रहती है, बराबर भूमिका रहती है। तो उसी दृष्टिकोण से आज का जो अपना चैप्टर है वो प्रस्तावना रहने वाला है। तो प्रस्तावना ये वही प्रस्तावना है जिसको आपने संविधान सभा के अंदर उद्देशिका के नाम से जाना था, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और वही नेहरू के द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव जो है वो बाद में आगे चल के क्या बना, उद्देशिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होकर आया था। तो उद्देशिका का ही जो नया रूप है वो प्रस्तावना के रूप में है। प्रस्तावना की अगर शुरुआत करें तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिका से लिया गया स्टेटमेंट है, वहाँ से शुरुआत होती है। और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में ज़्यादा जोड़ी जाती है, या ऑस्ट्रेलिया से इसको इंक्लूड किया जाना अपने संविधान के स्रोत चैप्टर के अंदर वर्णित किया गया। तो जो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास करके उद्देशिका बनाया था, वही उद्देशिका जो है वो आज के दिन प्रस्तावना कही जाती है। इस प्रस्तावना के अंदर क्या है, प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान किस दिशा में जा रहा है। अब भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम भारत के लोग ये बिंदु शुरू किया गया है, और उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय देश की जो पावर है वो संप्रभुता किसके अंदर है, जनता में निहित है। क्योंकि ये संविधान बनाने वाले भी जनता है, संविधान को लागू करने वाली भी जनता है, और किसके लिए बनाया गया है वो भी जनता ही है। तो पूरी जो अथॉरिटी है, पूरी जो पावर है वो भारतीय संविधान में जनता को दी गई है। तो संप्रभुता पूरी की पूरी जनता को दी गई है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर बिंदु जुड़ता है कि संप्रभुता क्या होता है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे एक्चुअल में संप्रभुता क्या होती है। अब प्रस्तावना को पढ़ने से भारत की नेचर का पता चल जाता है कि ये भारत कैसा है। तो देखिए प्रस्तावना के अंदर क्या बताया गया है कि भारतीय जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया इस देश पर किसी अन्य देश का कोई अधिकार नहीं है। इसका अगर स्पष्ट मीनिंग भी देखें हम तो जिस तरीके से 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों का डोमिनियन स्टेट था, उस दृष्टिकोण से आज भारत में ऐसा अंग्रेजी शासन का कोई भी अधिकार या कोई भी हम ये कह सकते हैं प्रभुत्व नहीं है। ये अपने आप में स्वशासित राष्ट्र है, बाकी किसी देश का इस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। इसके साथ साथ ये क्या है, समाजवादी है। समाजवादी का मतलब संसाधनों पर सारे लोगों का इक्वल हक है, बराबर हिस्सेदारी है, बराबर भूमिका है। पंथ निरपेक्ष, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये बाद में जोड़े गए शब्द थे। पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय देश का अपना कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ सारे ही धर्मों का क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। जब हम संविधान का आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे जो अपना फंडामेंटल राइट नंबर 4 है, तो वहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि भारत के लोगों को धर्म के मामले में कितने प्रकार की आज़ादी और किस प्रकार का स्वरूप भारतीय संविधान ने डिजाइन करके दिया है। तो ये पंथ निरपेक्ष का मतलब सारे धर्मों के लोग ठीक तरीके से अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने रीति रिवाज का पालन कर सकते हैं। धर्म उपासना की स्वतंत्रता उन सारे लोगों को दी गई। इसके साथ साथ क्या है, लोकतांत्रिक है। अभी आपने G20 सम्मेलन हुआ था तो उसमें देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है सऊदी अरब के प्रिंस आए हुए थे, मतलब सऊदी अरब के सुल्तान के बेटे आए हुए थे, खुद सुल्तान नहीं आए थे। तो वहाँ उस देश की शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ राजतंत्र है,
मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का हस्तांतरण होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी का पुत्र जो इस देश का शासक बन जाएगा। जिसको जनता चाहेगी 5 साल के बाद में चुनाव होंगे, जिस पार्टी को जनता सत्ता सौंपेगी उसी का मुखिया जो है वो देश का मुखिया बनेगा। तो इसका मतलब ये लोकतांत्रिक है। और लोकतांत्रिक होने के साथ साथ क्या है, गणराज्य भी है। अब गणराज्य बनाने का संबंध सीधा से ये हो गया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, अब राष्ट्राध्यक्ष में भी 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक कार्यपालिका राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो हमारे यहाँ जो वास्तविक शक्ति है वो कार्यपालिका राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति का भी क्या किया जाता है, इलेक्शन या चुनाव किया जाता है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, गणराज्य बोला जाएगा। तो इन फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि प्रस्तावना को पढ़ने से भारत की नेचर या भारत की प्रकृति के बारे में पता चल जाता है कि भारत कैसा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक साथ साथ क्या है, गणराज्य भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके आगे क्या दिया गया है, तथा उसके सारे नागरिकों को, अभी ये मैं भारतीय प्रस्तावना को साथ साथ में पढ़ता हुआ भी इस स्लाइड के माध्यम से जा रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए भारत के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिलवाए गए हैं। भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय जो है वो दिए गए हैं। अब 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से दिए गए हैं, देखो आप। पहला जो न्याय है वो कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय। सामाजिक का मतलब ये हो गया, यहाँ महिला पुरुष किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक के साथ साथ आर्थिक, अर्थव्यवस्थाओं के जो अधिकार संसाधन है, सारे लोगों को अपनी आजीविका कमाने का पूरा अधिकार है, आर्थिक और राजनीतिक। ये प्रश्न है IAS 2018 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया था कि किस प्रकार का न्याय नहीं दिया गया। अब 3 न्याय अपने को दिए गए हैं, सामाजिक दिया गया, आर्थिक दिया गया, राजनीतिक दिया गया, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो भारत के लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है। ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी अपने को पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में करी गई है। और इसके साथ साथ न्याय के अतिरिक्त और क्या है, समानता, किस प्रकार की समानता दी है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए 2 प्रकार की समानता है, सामाजिक समानता भी है और राजनीतिक समानता भी है। तो इसका मतलब है कि सर सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। राजनीतिक न्याय और राजनीतिक समानता में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। न्याय अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग थ्योरीज होती है, जबकि यहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करें, समानता की बात करें, वो एक अलग दृष्टिकोण है। तो यहाँ के लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या है, सम्मान है। इसका मतलब ये हुआ, भले ही आज के दिन मुकेश अंबानी जी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन जब अगर वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनके वोट के भी वैल्यू 1 वोट में रहेगी। जबकि एक अगर दिहाड़ी करने वाला आदमी अगर 200-250 रुपए के अंदर प्रतिदिवस अपना गुजारा भत्ता चलाता है, वो आदमी भी वोट डालेगा तो उसके वोट की वैल्यू भी इक्वल रहेगी। इसी तरीके से जितने अधिकार मुकेश अंबानी को मिले हुए हैं देश के संविधान द्वारा, उतने के उतने अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को भी दिए गए हैं। तो इसका मतलब होता है सामाजिक समानता या राजनीतिक समानता। न्याय का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी के साथ भेदभाव हो रहा है समाज के दृष्टिकोण से कि भाई नहीं, आप तो अमीर की बजाय गरीब हो इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप तो SC के आदमी हो, आप तो ST के आदमी हो, आप तो महिला हो, या आप 3rd जेंडर से बिलोंग करते हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और फिर व्यक्ति के साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार, या हम यूँ कह सकते हैं कि गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाके और न्याय की प्राप्ति कर सकता है। तो न्याय जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने दिए गए हैं, 3। और अगर समानता की बात करें तो समानता कितनी है, 2, सामाजिक और राजनीतिक। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिबर्टी की, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितनी है। स्वतंत्रता देखिए जिस तरीके से डिजाइन किया गया, 5 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी है, विचार की, आपके मन में कोई भी विचार आ सकता है। आप सोच सकते हो सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार बुरा काम कर रही है। आप सोच सकते हो कि मैं इस पार्टी को चाहता हूँ, इस पार्टी के बारे में मेरे विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो ये आपका खुद का विचार है। अब जो आपके मन में विचार है उसको आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम होते हैं। ये जब हम संविधान का आर्टिकल नंबर 19 पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो किस रूप से भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाई है। अगर हम व्यक्ति की आज़ादी की बात करें तो आदमी किसी चीज़ को मुंह मतलब जबान से भी, मौखिक रूप से जिसको बोला जाता है, मुंह से बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है। इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है, वो लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकता है।
और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम कार्टून वगैरह बना के भी अपने विचार को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ विश्वास, अब विश्वास बनाए रखने की हमें पूरी की पूरी क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आप इस सरकार में भरोसा करते हो या आप उस सरकार में भरोसा करते हो, आप लोकतंत्र में भरोसा करते हो, आप गणतंत्र के अंदर भरोसा करते हो, ये आपका निजी विचार है। तो विश्वास की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म, किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। अगर आप वयस्क व्यक्ति हैं, उम्र आपकी 18 वर्ष हो गई, तो आप अपने माँ बाप से इतर जाकर भी, सपोज करो आपके मम्मी पापा है वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप किसी अन्य धर्म पर भी अपना भरोसा जता सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई धर्म मानना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, नहीं, ऐसी कोई जवाबदेही या हम यूँ कह सकते हैं ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। आप अपने आप को नास्तिक भी घोषित कर सकते हो, किसी भी धर्म से संबंधित ना रखते हुए अपने आप में इस देश के अंदर आप ठीक तरीके से अपना एग्जिस्टेंस रख सकते हो, अस्तित्व रख सकते हो, ठीक है। और धर्म के साथ साथ उपासना, आपकी जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को भी आपके द्वारा रन किया जाना या आपके द्वारा संचालन किए जाने की पूरी लिबर्टी है। अब कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है, सरकार नहीं रोकेगी। कोई व्यक्ति पूजा करता है, सरकार नहीं रोकेगी। कोई व्यक्ति सीधी अगर कोई प्रार्थना करता है या कोई अन्य अपने रीति रिवाज व आडंबरों के माध्यम से अपने उस शाश्वत शक्ति या उस ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसकी उपासना की पूरी लिबर्टी अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई। इसके साथ अगर हम आगे देखें, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की क्या है, बंधुता। अब बंधुता क्या है, व्यक्ति की गरिमा, मतलब हर एक व्यक्ति को क्या है, इज्जत मिलनी चाहिए। ये व्यक्ति की गरिमा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तय करी गई है। और राष्ट्र की एकता व अखंडता, कि राष्ट्र जो है वो क्या रहे, एक रहे, और एक रहने के साथ साथ अखंड रहे। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, एकता व अखंडता का तात्पर्य क्या है, ये दोनों शब्द क्या अपने आप में पृथक है या समान है? तो देखिए दोनों अलग है। एकता जो है ना वो भावनात्मक रूप से होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई अटैक हो गया और उस दौरान सारी पॉपुलेशन, सारी जनता, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, वर्ग के हों, क्षेत्र के हों, वो सारे के सारे अगर देश के साथ खड़े हैं, एक मामले में वो एक मत है, तो ये एकता है। और अखंडता है, ये थोड़ा सा जियोग्राफिकल पॉइंट्स है, ये क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है, कि जो देश अपने को हमारे पूर्वजों के द्वारा 26 जनवरी 1950 को सौंपा गया था, वो भूभाग तो हमारे पास रहना ही रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। आज के दिन ये जो कनाडा वाला इश्यू चल रहा है कि खालिस्तानी आंदोलन, अब हमारे कई भाई बहन इस बारे में ठीक तरीके से जानते होंगे कि हमारा ये जो पंजाब क्षेत्र है, यहाँ से कई लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जिस तरीके से हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन गया, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया, उसी तरीके से हमारे जो सिख भाई बहन हैं उनके लिए भी एक अलग पृथक देश बनना चाहिए और जिसका नाम खालिस्तान रहना चाहिए। तो उसके लिए विदेश से आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। कई दिन पहले आपने देखा होगा, अप्रैल के आसपास की घटना है, अमृतपाल को भी पकड़ा गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से देश टूट गया तो वो अखंड नहीं है। देश को अखंड रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और एक का मतलब कोई भी इश्यू जब हो, हम सारे के सारे एक रहें, हमारे विचार पृथक ना हो, तो ठीक है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर तारीख का भी उल्लेख है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस तारीख को, या हम ये कह सकते हैं कि संविधान जो है वो एक्सेप्ट कब किया गया था। तो अगर एक्सेप्ट करने की बात करें तो इसमें दिनांक दी गई है कि 26 नवंबर 1949 है। और अगर हम हिंदी माह के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्क्सिस महीना, उसकी शुक्ल सप्तमी, शुक्ल कहने का मतलब है दूसरा जो पखवाड़ा आता है, जिसको ये हम सुदी भी बोलते हैं, एक बदी होती है एक सुदी होती है। तो शुक्ल सप्तमी और संवत 2006, ये 2006 ईस्वी संवत नहीं है, विक्रमी संवत की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत को इस तारीख को हमारा संविधान जो है वो क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। तो अगर बेसिकली संविधान की प्रस्तावना पढ़े तो वहाँ 3-4 चीजें पता चलती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भारत को क्या दिखाया गया है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है भारत पर। दूसरा, समाजवादी मतलब संसाधनों पर जनता का इक्वल अधिकार है, बराबर है। इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष, इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी धर्म को देश बढ़ावा नहीं देगा, सारे धर्मों के लोग ठीक तरीके से रह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष के साथ साथ लोकतांत्रिक, इसकी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और ये गणराज्य है। इसका मतलब है जो शासनाध्यक्ष है उसका भी क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। जैसे इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जैसे जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ वंशानुगत सिस्टम चलता है, वैसा हमारे यहाँ
विशेषकर राष्ट्रपति के संबंध में तो नहीं होगा, तो इसको गणराज्य है। तो पहली लाइन से देश की प्रकृति या देश की विशेषता के बारे में पता चलता है। और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो रियल पावर किसके हाथ में है, शक्ति किसके हाथ में, उसके बारे में पता चलता है कि शक्ति भारतीय जनता के हाथ में है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। 2 प्रकार की हम इसकी बात करें तो इक्वालिटी, समानता की बात करी गई है, वो एक तो सामाजिक समानता है और एक राजनीतिक समानता है। अगर हम स्वतंत्रताओं की बात करें तो 5 प्रकार की अपने को लिबर्टी मिली है विचार की। हमारे मन में कोई भी विचार आ सकता है, उस विचार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, किसी में विश्वास जताया जा सकता है। धर्म, कोई सा भी धर्म भारत के किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनाया जा सकता है। अगर व्यक्ति वयस्क है, 18 वर्ष की उम्र है, तो अपने परिवार और माँ बाप के खिलाफ जाके भी वो अपने धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ उसकी जो उपासना पद्धति रहेगी, पूजा पद्धति रहेगी, उसके बारे में भी देश के व्यक्तियों को पूरी लिबर्टी दी गई है या पूरा अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बंधुता की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता बढ़ाने वाली की जो बंधुता है उसका जिक्र किया गया है। और एक इसमें दिनांक का भी उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से अपने को पता चल जाता है कि भारतीय संविधान किस दिनांक या किस तारीख को एक्सेप्ट किया गया था। हाँ, स्वीकार करना एक अलग चीज होता है, लागू करना एक अलग चीज है। और वो मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि 2 महीने लागू करने के पीछे क्या रीजन रहा था, क्यों इंतजार किया गया था। तो ये सारी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर ये एक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि संप्रभुता है वो एक्चुअल में क्या होती है, समाजवाद जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो इन विषयों के बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते रहिए।